Hello students, a very good evening. So I hope all of you are doing very well. So आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्योंकि इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लास 11 का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 1 में यूज होने वाला है वहां से रिलेट करेगा। तो अगर हम इसको क्लास 9 में बहुत अच्छे से समझ लें तो हमें क्लास 11 में बहुत ज्यादा इजी रहता है फर्स्ट चैप्टर और उसके बाद के सब्सिक्वेंट चैप्टर्स को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि ये एटम क्या होता है। तो जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग की जो सबसे छोटी चीज होती है दैट इज अ ब्रिक। तो सेम वे किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो हमारा होता है एटम। तो सिंपल टर्म्स में अगर इसको डिफाइन करें तो इट इज एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which takes part in a chemical reaction and which may or may not have an independent existence। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे अगर मेरे पास एक सोडियम का एलिमेंट है तो सोडियम के एलिमेंट के अंदर सारे जो एटम्स हैं वो यूनिक है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट वही अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस के अंदर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करके दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं। तो जैसे अगर मैं ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला लिखता हूँ तो मैं उसको लिखता हूँ O2। O2 का मतलब है कि दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज O2। So these are some examples of atoms which are existing independently and these are which are not existing independently। अगली टर्म आती है हमारे पास मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can exist independently। मतलब जो मॉलिक्यूल है वो आपका हमेशा ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब मॉलिक्यूल हमारे पास दो टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक। होमो एटॉमिक में होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, सेम कह सकते हो या वन कह सकते हो, और हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। तो जब हमारे पास सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं होमो एटॉमिक। और हेटेरोटॉमिक हो गया जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, जैसे CO2 H2O CH4 अमोनिया। इन सब के अंदर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल। अब आता है कि जब ये एटम्स कंबाइन करते हैं तो ये कुछ सेट ऑफ लॉज को फॉलो करते हैं जिसकी बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि कंपाउंड कैसा बनेगा या फिर उनके मासेस क्या हो। तो सबसे पहला लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच वाज गिवन बाय एंटनी लेवोजियर हु वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में डिफाइन करें तो इट इज इक्वल इन अ केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हम यूज करते हैं रिएक्टेंट्स को, राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली कहता है कि masses ऑफ A प्लस बी वुड बी इक्वल टू masses ऑफ C प्लस डी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरे पास मर्क्यूरी ऑक्साइड है। अगर मैं उसको हीट करता हूँ, हीट करने पे मुझे क्या मिलता है, मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन गैस। तो अगर मैं ले लेता हूं कि मैंने इनिशियली 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है, तो अगर मुझे 92 ग्राम मर्क्यूरी मिल रहा है तो 8 ग्राम मुझे ऑक्सीजन मिला होगा। ओवरऑल दोनों तरफ मासेस जो वो कंजर्व रहते हैं, दोनों तरफ इक्वल रहते हैं। अगला लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या फिर इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज गिवन बाय J.L. Proust। तो ये लॉ सिंपली कहता है कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे तो उनके अंदर जो उनका कंबाइनिंग रेशियो रहेगा मासेस का वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। और दूसरी टर्म्स में हम ये भी कह सकते हैं कि एक कंपाउंड को बनाने में चाहे हम कैसा भी प्रोसेस यूज करें, कैसा भी मेथड यूज करें, उसके अंदर कंबाइनिंग रेशियो जो रहेगा मासेस का हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर मान लो अगर मैं वाटर अपने घर से ले रहा हूँ या मैं आपके स्कूल में ले रहा हूँ, हर केस में वाटर के अंदर जो कंबाइनिंग रेशियो रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दैट इज 1:8। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के मेरे पास दो तरीके हैं कि C+O2 से मुझे CO2 मिल रहा है, और अगर मैं मीथेन का कंबशन करता हूँ CH4+O2 तो भी मुझे CO2 और H2 मिलता है। तो मतलब मैंने दो अलग अलग तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, बट दोनों केसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसमें जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा, दैट इज 3:8। अब मेरे पास जैसे ये क्वेश्चन आता है कि टू एलिमेंट्स X एंड Y हैव एटॉमिक वेट 14 एंड 16 respectively। They form a series of compounds A, B, C, D, E, in which the same amount of element X, Y is present in the ratio 1:2:3:4:5।
If the compound A has 28 parts by mass of X and 16 parts by weight of Y, then the compound E will have 28 parts by weight of X and what? तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो 5 कंपाउंड है A, B, C, D, E, उसमें X और Y का रेशियो निकाल रहे हैं। अब वो क्योंकि कह रहा है कि फर्स्ट कंपाउंड में इसका 28 है, इसका 16 है, और जो Y का रेशियो है हर कंपाउंड में इस रेशियो में 1:2:3:4:5। तो मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि B में 32 होगा, C में 48, D में 64 और E में कितना हो जाएगा 80, क्योंकि इन्हीं का रेशियो जब आप निकालोगे तो ही हमारे पास आएगा 1:2:3:4:5। तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि E कंपाउंड में इसके 28 के साथ इसका 80 पार्ट्स कंबाइन करेगा, तो आंसर इज ऑप्शन 4। अब ये आता है कि सैंपल ऑफ प्योर वाटर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स कंटेन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8 by mass। तो दिस डेटा सपोर्ट्स, तो यही लॉ अभी हमने पढ़ा, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये डिफाइन कर रहा है जिसमें कि रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। थर्ड लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन व्हिच वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो ये लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उसमें एक एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा होगा, उसका रेशियो एक होल नंबर रेशियो रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन करके दो कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर जो रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स है वो है 12:16 और इसमें है 12:32। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन का मास जो हो गया फिक्स, तो अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन का रेशियो निकालें दोनों कंपाउंड्स में, तो वो कितना आएगा 16:32, दैट इज 1:2। सो दिस इज अ होल नंबर रेशियो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा सिंपली ये है। अब अगली हमारे पास टर्म आती है एटॉमिक मास। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें तो इट इज द मास ऑफ एन एटम, और प्रॉपर एक डेफिनेशन दें तो इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्योंकि एटम बहुत छोटा है तो उसका मास हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, दैट इज कार्बन 12। तो कार्बन इज प्लेंटी, मतलब काफी ज्यादा अवेलेबल है और इजीली फाइंड आउट हो जाता है, और उसके अंदर कार्बन का जो सैंपल के अंदर जो उसका परसेंटेज है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है, काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो कार्बन 12 को हम एज अ स्टैंडर्ड चूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि जैसे मेरे पास एक वेइंग बैलेंस है, एक तरफ एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है कार्बन 12 और दूसरी तरफ जिस भी मुझे एटम का मास फाइंड आउट करना है वो, तो यहाँ पे हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं, दैट इज AMU। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। और इसको एक्सपेरिमेंटली जब फाइंड आउट किया गया तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.66 into 10⁻⁻24 grams। So that is equal to 1 AMU। तो एटॉमिक मास इज जस्ट अ रिलेटिव नंबर विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU, तो उसको A से डिनोट करते हैं, दैट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो अगर जैसे मेरे पास A की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन मान लो निकल के आती है 16, इसका ये मतलब है कि ऑक्सीजन का एक एटम 16 टाइम्स हेवियर है देन 1 AMU। पर अगर इसी का मुझे एक्चुअल मास फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा 1 AMU से। अब क्योंकि मेरी 1 AMU की वैल्यू ग्राम्स में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये जो मेरे पास मास निकल के आएगा, ये आएगा और ऑक्सीजन एटम के एक एटम। अब ये जो हमने आइसोटोप टर्म यूज करी, उसको समझने के लिए हमें कुछ दो टर्म्स और समझना जरूरी है, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास। तो जैसे कि हमें पता है कि एक एटम जो हमारे पास होता है उसमें तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, एंड मास नंबर जिसको हम A से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो अगर एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द सिंबल X, तो सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं हम उसका मास। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इस तरीके से है 12 6 C, तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर इज 12। इसके अंदर मेरे पास टोटल हो गए 6 प्रोटॉन्स एंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल रहेंगे क्योंकि एटम न्यूट्रल है। और अगर मुझे न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं सिंपली मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करूंगा, तो मेरे पास आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स, दैट इज 6। तो आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो जैसे मेरे पास ये एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं जिसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम।
तो तीनों हम देख सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है 111, बट इनका मास नंबर जो है वो चेंज। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सब जो है सबके आइसोटोप्स हमारे होते हैं। जैसे कार्बन की हम अगर बात करें तो कार्बन के ही तीन आइसोटोप्स होते हैं, 12 6, 13 6 C एंड 14 6। तो जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास दैट इज 12 6। अब एक पॉइंट आता है कि हम क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम जब एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का देते हैं तो वो एक्चुअली एवरेज होता है मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। तो वो एवरेज मास निकालने के लिए हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि m इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई, जिसमें m और n हमारे पास क्या है, मासेस ऑफ टू डिफरेंट आइसोटोप्स, एंड x और y हमारे पास क्या है, परसेंटेज अबंडेंस। तो इसका एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं कि मेरे पास क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, 35Cl17 एंड 37Cl17, जिसमें इनकी परसेंटेज है 75% और इसकी परसेंटेज है 25%। तो अगर मुझे इसका एवरेज मास निकालना है तो मैं इसको कैसे लूंगा, 35 इंटू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस 37 इंटू परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज दैट इज 100। इसको जब सॉल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है 35.5 AMU, जो कि होती है क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, जो कि अलग अलग आइसोटोप्स का एवरेज है। ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कि फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के अंदर कई बार एटॉमिक मासेस मेंशन होते हैं, कई बार नहीं होते, तो एटलीस्ट हमें फर्स्ट 30 के एटॉमिक मासेस जरूर आने चाहिए। और लास्ट रो के अंदर हमारे पास दिया हुआ है, लास्ट कॉलम के अंदर दिया हुआ है बैलेंस। बैलेंस इसका मतलब है कि एक एटम किस तरीके से कंबाइन कर रहा है दूसरे एटम के साथ, तो वो हम इसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला की, कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं वाटर है, तो वाटर का मेरे पास फॉर्मूला हो गया H2। कार्बन डाइऑक्साइड है तो मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूँ CO2। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उन दोनों के सिंबल्स मेंशन करूंगा और उनके नीचे लिखूंगा उनके रिस्पेक्टिव बैलेंसेस, सोडियम की +1 और हाइड्रोक्साइड की -। और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा NaOH। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब के फॉर्मूलाज हम कैसे लिखते हैं इन वेरियस स्टेप्स। अब अगली टर्म आती है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज सिंपली द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, और अगर इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करें तो इट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो जैसे मेरे पास अलग अलग एटम के एटॉमिक मासेस हैं, अगर मुझे किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके वो कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने वाटर का कैलकुलेट किया है, जो कि निकल के आता है 18U। अब ये U जो है, ये एक न्यू टर्म हम डिफाइन करते हैं दैट इज यूनिफाइड मास। क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास को AMU में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एक न्यूट्रल यूनिट डिफाइन करी, जिससे कि हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज यूनिफाइड मास विच इज U। अब अगली टर्म आती है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास से सिंपली जब एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 16U जो है वो 16 ग्राम के इक्वल हो जाए, क्योंकि 16U जो है वो ऑक्सीजन के एक एटम का मास है, और 16 ग्राम जो है वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स का मास है, दैट इज दिस मच। तो ये जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होगा वो इतने एटम्स का मास होगा, और किसी भी मॉलिक्यूल का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो इतने ही मॉलिक्यूल्स का मास। तो एक एग्जांपल, ऑक्सीजन का अगर हम ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं तो इट इज 16U इंटू दिस मच नंबर ऑफ एटम्स। और अगर मैं वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले रहा हूं तो एक मॉलिक्यूल का मास इंटू दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल एक टर्म है, एक क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मोल एक नंबर के इक्विवेलेंट है, दैट इज 6.02 टू 10 की पावर 23। जैसे एक डजन होता है 12 के इक्विवेलेंट, एक स्कोर होता है 20 के इक्विवेलेंट, ऐसे ही 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन दिस मच नंबर ऑफ एंटिटीज। अब ये एंटिटीज कुछ भी हो सकती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, क्या आपसे पूछा गया है, क्या फाइंड आउट आपको करना है।
तो मोलर मास, अगर इतने ही मास, इतने ही मॉलिक्यूल्स या इतने ही एटम्स का अगर हम मास निकालें तो वो मेरे पास बन जाता है मोलर मास। और वो सिंपली इक्वल होता है किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के और किसी भी मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपली अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का मोलर मास निकालना है तो मैं उसके ग्राम एटॉमिक मास को ले सकता हूँ, और अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है या मोलर मास लेना है तो मैं उसके सीधे ग्राम मॉलिक्यूलर मास के को ले सकता हूँ। अब ये मेरे पास एक आता है वाई डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। जैसे अब हम मोल को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मेरे पास वन मोल जो होता है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है, बट अगर मेरे पास वैल्यू वन मोल से कम है या ज्यादा है तो उसका मास जो होगा वो उसके मोलर मास से अलग होगा। तो जैसे अगर मेरे पास मोल्स हैं और मुझे उससे उसका मास फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपली मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास फाइंड आउट कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास कोई भी रैंडम मास गिवन है, उसके अंदर मुझे कितने मोल्स प्रेजेंट है वो निकालना है, तो मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ उसके मोलर मास। सेम वे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है उसमें मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मैं अगर उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, ये एन नॉट हमारे पास होता है एवोगैड्रोस नंबर, तो मेरे पास मोल्स निकल के आते हैं। और किसी के मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद एवोगैड्रोस। तीसरा आता है वॉल्यूम, मतलब गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो गैसेस के केस में हम वॉल्यूम यूज करते हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स की वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। अब ये एसटीपी क्या है? दिस एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है दैट इज 273 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर। तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। तो मतलब अगर मेरे पास वॉल्यूम कुछ भी मेंशन है, उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं उसको सिंपली डिवाइड कर दूंगा विद 22.4 लीटर। और अगर मेरे पास मोल्स मेंशन है उसमें मुझे कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है वो निकालना है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 22.4 लीटर। बट रिमेंबर दिस कि ये जो दोनों कंडीशंस है वो सिर्फ एसटीपी कंडीशन में फॉलो। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे हमारे पास है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन 5.2 मोल्स ऑफ हीलियम इज 31.3 टू 10 की पावर 23। तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 5.2 मोल्स के अंदर, तो हमें पता है कि वन मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं। तो 5.2 के अंदर कितने हो जाएंगे? तो 5.2 इंटू 10 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि रफली आएगा 31.3 के इक्वल। तो मतलब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकेंड है द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ He इज 13। तो मतलब एक एटम जो होता है हीलियम का, उसका जो मास होता है मेरे पास होता है 4 AMU। तो मतलब अगर 4 AMU एक एटम का मास है तो 52 AMU कितने के इक्वल होगा? तो 52 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 13 एटम्स। तो मतलब मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट आती है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 5.2 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं कि मास को हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5.2 बाय 4। और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं विद एवोगैड्रोस नंबर तो मेरे पास निकल के आ जाएगा इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो ये जो नंबर आएगा वो रफली आएगा 7.82 इंटू 10 की पावर 22, जो कि ये सही स्टेटमेंट 23। तो अब फोर्थ स्टेटमेंट आती है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो मतलब 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम का मतलब 52 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब उस नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू मेरे पास डेफिनेटली 13 इंटू 6 इज मोर देन 52। तो मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मास 64 ग्राम। तो यहाँ पे हम सबके मोलर मासेस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 60, तो दो का हो जाएगा 32, तो 32 इंटू 2 दैट इज 64। तो ये ठीक है। SO2 का निकालेंगे तो सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन O2 का हो जाएगा 32, दैट इज अगेन 64। और 4 ऑक्सीजन एटम का मतलब 4 इंटू 16 दैट इज अगेन 64। तो मतलब तीनों का 64 ग्राम है, तो मतलब चारों स्टेटमेंट सही है, दैट इज ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर। इसके लिए मुझे सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना होगा अमोनियम सल्फेट का। तो अमोनियम इज NH4 और सल्फेट इज SO4।
इनकी बैलेंसीज अगर मैं लिखूं तो इट इज +1, इट इज -2। इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है NH4 होल ट्वाइस SO2। अब इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे पास 2 नाइट्रोजन है और टोटल मेरे पास 8 हाइड्रोजन है, प्लस 1 सल्फर है और मेरे पास 4 ऑक्सीजन है। इनका सब टोटल करेंगे तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं। नेक्स्ट आता है, इफ 23 grams of NO2 gas occupies V volume at NTP, then its molar volume will be। तो यहाँ पे NTP is normal temperature and pressure which is equivalent to STP only। STP और NTP पे दोनों पे सेम वॉल्यूम रहती है, दैट इज 22.4 लीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 ग्राम NO2 जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो V वॉल्यूम कर रहा है। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब हो गया कि 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होगी, तो 1 मोल का अगर हम NO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाले तो कितना आएगा? N का होता है 14, O2 का हो जाएगा 32, मतलब 46 ग्राम। तो मतलब अगर 23 ग्राम के लिए V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो 46 के लिए क्या हो जाएगा? लेट्स डबल, दैट इज 2V, जो कि इसका मोलर वॉल्यूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 7.5 grams ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, द गैस इज। तो मतलब अगर मेरे पास 5.6 लीटर जो है वो 7.5 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है तो 22.4 लीटर कितना करेगा? तो मतलब इट्स लाइक कि 5.6 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 22.4 आ गया। तो सेम वे मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अराउंड 30 ग्राम। तो जो 22.4 लीटर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो किसी का भी 1 मोल करता है। तो 30 ग्राम जो हो गया किसी का भी मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो अब इस मॉलिक्यूलर मास को हम इनसे रिलेट कर सकते हैं कि ये किसका मॉलिक्यूलर मास बन रहा है। तो हम इससे चेक कर सकते हैं, जैसे NO का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 14 + 16 दैट इज 30, N2 का हो जाएगा 28 + 16 दैट इज 44, CO का हो जाएगा हमारे पास 12 + 16 दैट इज 28 और CO2 का हो जाएगा अगेन 44। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा NO गैस, जिसका ये 7.5 ग्राम 5.6 लीटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाइड है। अब अगला आता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2 इज। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 4.4 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास दैट इज 40। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1। अब मुझे मेरे पास मोल आ गया और मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 0.1 इंटू 22.4। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मेरा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 32 grams of SO2 is x into this much atoms, find the value of x। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 32 डिवाइडेड बाय SO2 का मोलर मास है 64, दैट इज हाफ मोल। अब हम इसके फॉर्मूला से देख सकते हैं कि 1 मोल SO2 के अंदर मेरे पास 2 मोल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि उसके एक फॉर्मूला में 2 ऑक्सीजन एटम। तो अगर 1 मोल SO2 के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन एटम है तो हाफ मोल के अंदर कितना हो जाएगा, सिंपली 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, 1। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।